रावत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अखिलेश यादव का ये कहना है चुनाव का आना और माहौल बिगड़ जाना, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। देखिए पलक जी, सबसे बड़ी बात है इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये प्री प्लानिंग है, हिंदुओं के अंदर दहशत पैदा करना। क्योंकि ये जो एक समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, इसमें जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनका एक उद्देश्य है शुरू से, ये बाहर से संचालित इस प्रकार के संगठन हैं जो उपद्रव फैलाते हैं, पत्थर फेंकते हैं। इन्होंने पत्थर कश्मीर में भी फेंके सेना के ऊपर। यहाँ आप देखेंगे कि जब भी रामनवमी की यात्रा निकलती है या हनुमान जी की निकलती है या मूर्ति विसर्जन दुर्गा जी का होता है या गणेश जी का होता है, वहां पर प्री प्लान करके एक दहशत का माहौल पैदा किया जाता है कि जिससे कि अगली बार वो यात्रा ना निकल पाए और धीरे 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 इनके जो त्योहार हैं वो बंद हो जाएं। यानी दहशत फैलाना आज से नहीं चल रहा है, ये तो बहुत सालों से चल रहा है। ये करीब 500-700 सालों से चल रहा है, जब से हिंदुस्तान गुलाम था। ये एक नेटवर्क है जिसमें कट्टरपंथी लोग इन्वॉल्व हैं और वो जानबूझ करके, पहले से उनको पता होता है यात्रा यहाँ से निकलेगी, पहले पत्थर इकट्ठा करके रख लेते। अब पत्थर कैसे इकट्ठा किया जाता है और कहां से अचानक इतना पत्थर आ जाता है और फिर उसकी शुरुआत हो जाती है। ये जघन्य अपराध है, ये टेरर फैलाना है। अगर मारना ही होता तो आप गोली मार के, एक गोली मार के, दो गोली मार के उसको खत्म किया जा सकता था, लेकिन प्लास लेकर के उसके नाखून खींचना, उसको तड़पाना, उसके बाद इतनी गोलियां उसके शरीर में मार देना, 13-13, 14-14 गोलियां मार देना, तो इससे लगता है कि ये दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखें, कहीं पर भी हिंदुओं की जो धार्मिक यात्रा होती है उन पर इसी प्रकार के हमले पत्थरों के माध्यम से होते रहे। यहां पर ये खाली पत्थरबाज अकेले नहीं है, इनके पीछे कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग होते हैं जो इनको संचालित करते हैं, इनको कमांड करते हैं। जैसे कसाब को पाकिस्तान से कमांड किया जा रहा था, इसी प्रकार से इन पत्थरबाजों को पहले से हिदायत दी जाती है कि तुम्हें किस प्रकार से पत्थर मारने हैं। और वो जो नेता हैं इनके पीछे कट्टरपंथी, उनको भी कहीं ना कहीं अरेस्ट करने की जरूरत है। सरकारी कर्मचारियों पे तो गाज गिरेगी, गिरनी चाहिए, क्योंकि उनका फेल्योर था। उनको अंदाज नहीं था कि अगर एक मुस्लिम एरिया से अगर ये यात्रा निकलेगी तो तो वहां आप पथराव मान हो। रहे हैं कि अधिकारियों ने भी यहाँ पर पूरा पहरा नहीं दिया, सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर नहीं थी, इस बात से सहमत है आप रावत जी? जी, इस बात से सहमत इसलिए हूं, जब पता है कि इस प्रकार की यात्राओं पर, चाहे जयपुर का मामला हो, कानपुर का मामला हो, चाहे बहराइच का मामला हो, चाहे वेस्ट बंगाल का मामला हो, कहीं पर भी इस प्रकार की पथराव होते रहते हैं। जब आपको ठीक है, पता है ठीक है कि सर, आपके यात्रा पास फिर वापस आऊंगी मैं। सैयद जी भी हमारे साथ हैं। बहुत सरल सा सवाल रहेगा मेरा सैयद जी आपसे। ये तो हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, झारखंड, यहाँ पर भी सर धार्मिक विवाद देखने को मिला और कॉमन फैक्टर यही था यहाँ पर भी कि शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, हिंदू जुलूस निकाला जा रहा था और वहां पर पत्थरबाजी की गई। ऐसा क्यों होता है कि जब भी हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलती है तो उन पर पत्थरबाजी की जाती? देखिए, पहले तो आपको मैं बताऊं, अभी रावत जी और तमाम जितना मैं इसके ऊपर डिबेट कर रहा हूं, कोई इस चीज को, या कोई बड़े से बड़े पत्रकार या कोई भी न्यूज चैनल इस चीज को हिम्मत तक नहीं दिखा पा रहे हैं कि योगी सरकार जो है वो नाकामयाब। क्यों? अगर यही घटनाएं पश्चिम बंगाल में होती हैं तो ममता बनर्जी को दिखाया जाता है कि ममता बनर्जी जो है सबसे खराब, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जानबूझ करके वो करवा रही हैं, जानबूझ करके उनकी सरकार में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, तबके वो खुद एक ब्राह्मण समाज से आती। और ममता बनर्जी को जिस तरीके से टारगेट करा जाता है, जिस तरीके से कांग्रेस शासित प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर को टारगेट करा जाता है, मैं बड़ा जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा। और ये जिम्मेदारी जो है बहुत बड़ी मीडिया वालों की भी है। लेकिन आप बताइए कहां चला गया इंटेलिजेंस फेलियर? ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि उत्तर प्रदेश के अभी तक कोई परमानेंट जो है पुलिस के बड़े अधिकारी जो डीजीपी होते हैं वो खुद एक्सटेंशन पे चलते हैं, उनकी नियुक्तियां क्यों नहीं होती? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बना करके रखना ये शासन और प्रशासन का पहला कर्तव्य। राइट। जब सरकारें निकम्मी हो जाती हैं तो इस तरीके की घटनाएं सुनने में आती हैं, देखने में आती हैं और अफसोस होती है। जिसको गोली मेरी, वो भी किसी के घर का बेटा है, बच्चा है, मुझे बेइंतहा अफसोस है। और आप देखिए, ये जो बयानवीर लोग हैं,
ये जो नेता लोग हैं, इनके बच्चे तो पढ़ते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, बड़ी बड़ी पोस्ट में, तमाम जगह पे चीजें, लेकिन जो आम जनमानस है, जो आम बच्चे हैं, चाहे किसी भी समझ के हैं, जो कट्टरता के प्रभाव में आ गए, मैं कट्टरता के खिलाफ हूं, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे जात के आधार पे हो, चाहे पंथ के आधार पे हो। कट्टरता से देश और समाज का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, और उस कट्टरता को आधार बना करके, कीड़ी बना करके कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। और मैंने पहले भी कहा और कई बार चैनलों पे कह चुका कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, कोई भी चुनाव होते हैं, आप इन नेताओं की भाषा को देखिए, कोई उनके बच्चों के भविष्य के रोजगार के बारे में चिंतित नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान का नफरत का एजेंडा चला करके अपना पेट भर रहे हैं। वो पेट नहीं भर रहे हैं, वो खून से, लाशों के ऊपर राजनीति करके अपना पेट पालन कर रहे हैं और अपने बच्चों का पेट पालन कर रहे हैं। याद रखिएगा, आने वाली नस्ल माफ नहीं करेगी, आने वाली जनरेशन माफ नहीं करेगी जिस तरीके का समाज के अंदर जहर घोला जाए। आप देखिए, पैटर्न देखिए क्या होता है। आप पैटर्न देखिए, कोई जुलूस निकल रहा है, धार्मिक जुलूस निकल रहा है, उसकी रूट की जानकारी के शासन प्रशासन को नहीं होती। उसमें किस तरीके के गाने बजाए जा रहे हैं, क्या वो लोगों को या सरकार को जानकारी नहीं होती? आप देखिए किस तरीके की, आप जैसे ही किसी समाज के सामने से निकलेंगे, आप फौरन जो है एकदम से, और ये आम लोग नहीं है, बाहर के प्लांटेड लोग मैक्सिमम ला करके करे भी जाते हैं, और उनके अंदर जो भेड़ चढ़ते हैं वो मासूम लोग चढ़ते हैं। मैं इनको मासूम इसलिए कहता हूं क्योंकि वो आवेश में या इस तरीके की चीजें देख करके, जिस तरीके का एक पूरा भाषा रहती है, उसको देख करके आवेश में आकर के वो कदम उठा बैठते। इसी को ब्रेन वॉश कहते हैं, और कोई इसका फॉर्मूला नहीं होता। आप बताते जाते कई मस्जिद के सामने से निकलेंगे, या मैं कहता हूं कुछ लोग मंदिर के सामने से भी निकलेंगे, एकदम से भीड़ के अंदर उन्माद आ जाता है, छतों पे चढ़ जाएंगे, उनके झंडे उतारेंगे, चीजों, और पुलिस जो है वो तमाशबीन के तरीके से तमाशा देखती रहती। आप बताइए, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह याद है आपको मैडम? उनके साथ क्या हुआ था, किसने करा था? रावत जी, आपको क्या आप कमरे इस बात के से बारे की- सहमत है? क्योंकि सैयद जी जो बात कह रहे हो उस बात में पॉइंट तो है कि वो एक पक्ष की बात नहीं कर रहे, वे दोनों पक्ष की बात कर रहे हैं कि प्रोवोक करने की कोशिश की जाती है, कि यहाँ पर जो केस है क्या वो प्रोवोकेशन का ही है या फिर हम माने कि पहले से इसे प्री प्लान किया गया था? देखिए, इसमें पलक जी, सैयद जवाद साहब बड़े काफ़ी काबिल आदमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनकी सूझबूझ काफ़ी अच्छी है। लेकिन बात यह है कि चलो मैं मान लेता हूँ प्रोवोक किया होगा, क्योंकि जब भीड़ होती है, एक मॉब होता है, तो मॉब के अंदर उपद्रव होने की संभावना सब में होती है। वो चाहे इंटेलेक्चुअलों की भीड़ हो, ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की जो मॉब है वो विदेशों में नहीं होती है, या फ्रांस में नहीं होती है, या अमेरिका में नहीं होती है। वहां भी मॉब होती है, वहां तो सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर हिंसा होने की संभावना पूरी रहती है, और इस प्रकार के उपद्रवी लोग वहां पर भी होते हैं। तो मैं इससे मना नहीं कर सकता कि वहां पर कुछ उपद्रवी लोग उसमें नहीं होंगे, क्योंकि दोनों तरफ होते हैं। लेकिन उपद्रवी लोग अगर थे भी वहां पर और उन्होंने कोई गाना इस तरह का चलाया, तो पत्थर कहां से आए? यानी इसका मतलब उनको भी पहले से इस बात का एहसास था कि अगर ऐसा होगा तो हम पत्थर पहले से तैयार करके रखते हैं, गोली तैयार करके रखते हैं, और इन पर गोली चलाएंगे और इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि इनके नाखून तक खींच देंगे। इतना जघन्य पाप करने की, जो इनको उकसाने की, प्रवोक करने की जो प्रवृत्ति किसी ने पैदा की, वो भी तो इसके लिए जिम्मेवार है, प्रशासन जिम्मेवार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो लोग भी जिम्मेवार हैं कि जो पत्थरबाजों को कहीं ना कहीं पीछे से इशारा दे रहे थे। लेकिन रावत जी, जब हमारी टीम वहां पर पहुंची, बहराइच की अगर बात करूं, और जो ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है, वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, बहराइच के जो मूल निवासी है, उनका कहना है कि ये संवेदनशील इलाका है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई सीक्रेट नहीं था, कोई रहस्य नहीं था, ये बात प्रशासन को भी पता थी। इसके बावजूद भी यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती जो है वो नहीं की गई थी। अगर यहाँ पर सिक्योरिटी रहती तो शायद ये सब ना होता। जी रावत जी, देखिए, ऐसी सिचुएशन में पलक जी पता क्या होता है कि प्रशासन जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो वो भी पंगु हो जाता है। बहुत सारे केसेस हमने देखे, मॉब लिंचिंग के अंदर भी देखे, इस प्रकार के प्रदर्शन देखे हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रदर्शन जब होते हैं तो वहां पर प्रशासन अपना साइड पर हट जाता है, क्योंकि सबको अपनी जिंदगी प्यारी होती है।
हाँ, यहाँ पर अगर स्पेशल फोर्सेज होती तो वो उनको ट्रेनिंग इस प्रकार की होती है। अब ये डंडा लेकर के पुलिस वाले साथ चल रहे हैं, वो क्या मॉब को रोकेंगे और क्या हिंसा को रोक सकते हैं? उनको फिर ऊपर से आदेश नहीं गोली चलाने के, और फिर अगर गोली चलाने के आदेश भी तो उतने ट्रेंड नहीं है कि उनको किस प्रकार से हिंसक लोगों को रोका जाए। यानी ये स्पेशल जो कमांडो होते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग की जो फोर्सेज होती हैं, उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग होती है। तो ये तो प्रशासन की चूक थी कि उनको पता है कि अगर इस प्रकार की स्थिति होगी तो हमें किस प्रकार की फोर्स को डिप्लॉय करना चाहिए था। वहां उस प्रकार की फोर्स नहीं थी, थाने की फोर्स लगा दी। थाने की फोर्स तो वैसे ही कुछ नहीं कर पाती है, उनके पास उतना अनुभव ही नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं चूक दोनों तरफ हुई है, और जिधर से पत्थर मारे गए हैं, जिधर से गोलियां चलाई गई हैं, उसके लिए बहुत खतरनाक मामला है कि यहाँ पर प्रशासन को बहुत सख्ती के साथ उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। क्या आगे भविष्य में भी इस प्रकार की घटनाएं ना हो, जयपुर जैसी घटनाएं ना हो, बिहार जैसी घटनाएं ना हो, तो इनसे रोकना बहुत जरूरी है इसमें, पलक जी। लेकिन सैयद जी देखिए, अब ये सर्कल समझ रहे हैं सर, क्योंकि ये हर साल का हो गया है। हर साल हम देखते हैं ना केवल उत्तर प्रदेश, अलग अलग राज्यों के अंदर शोभा यात्रा होती है, हिंदुओं के पर्व होते हैं और वहां पर पत्थरबाजी की जाती है। क्या हिंदू अपना त्योहार नहीं मना सकते? क्या हम सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते? क्यों पत्थरबाजी करने की जरूरत है? ये सबके जहन में सवाल आता है। सिक्योरिटी लैप्स है, इस बात से सहमत है सैयद जी, आप भी ये बात कह रहे हैं और साथ ही रावत जी भी ये बात कह रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हिंदुओं की जब यात्रा होती है तो वहां पर पत्थरबाजी क्यों की जाती है सैयद जी? जी सैयद जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने अब ठीकरा जो है, सरकार की नाकामयाबियों का ठीकरा जो है वो आपने डाल दिया अधिकारियों के ऊपर। ये सबसे सेफेस्ट जो होता है वो बयानवीर लोग करते हैं। अगर कहीं का शासन सत्ता इसलिए मिलती है, आपको याद होगा जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे हुए तो आप सबने जो है, जितने पत्रकार जगत के लोग थे, सबने अखिलेश यादव का फोटो दिखाया कि दंगाइयों को संरक्षण दे रहे अखिलेश, ब्रेकिंग न्यूज फलाना। और आज क्या कह रहे हैं? आज आपने लगाया सीएम योगी का फरमान, घटना भड़काने वालों पे की जाएगी सख्त कार्रवाई। ये आप चला रहे हैं। अगर यही सख्त कार्रवाई और सही यही सख्त दिशा निर्देश जो है वो पहले से अगर दिए होते, ये सुना जाता कि डीजे के अंदर कौन से गाने बजाए जा रहे हैं, तो ये घटना होती नहीं। अरे सैयद जी एक बात बताइए, देखिए सैयद जी आप जो कह रहे हैं कि सैयद जी आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि आप मुझे प्रवोक करेंगे, आप मुझे गाली देंगे या कुछ भी कहेंगे तो मैं आप पे पत्थर थोड़ा फेंकने लग जाऊंगी। मैडम बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं दोनों पक्षों की बात कर रही हूँ सर। गलत गाने बजाना भी, उस पर भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई गाली बक रहा है या आपको कुछ आपत्तिजनक बात कह रहे हैं तो आप इस पे गोलियां थोड़ा बरसा दोगे, उसको मौत के घाट थोड़ा उतार दोगे। गलत है मैडम, बिल्कुल मैं उस चीज को गलत कंडेम कर रहा हूँ। लेकिन आपको याद होगा हैदराबाद के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को जिनको टिकट दिया गया था, वो मस्जिद के सामने जा करके धनुष बाण की आकृति बना करके छोड़ने की कोशिश करती हैं। याद है आपको? भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व सांसद जैसे ही अपने सांसद सहयोगी को देखते हैं, सदन के अंदर की मैं स्थिति बता रहा हूँ ये मैडम, ये ढकी छुपी बात नहीं है, देखते ही गालियां देना चालू करते हैं, जिस अभद्रता के साथ गालियां देना चालू करते हैं सदन के अंदर, और कोई कार्रवाई किसी तरीके की चीजें नहीं होती। और उसके बाद सवाल जो है वो मुसलमानों से ही पूछा जाता कि तुम क्यों कर रहे हैं, जहां की जिस प्रदेश की, जिस देश की बहुसंख्यक आबादी 80% है मैडम, 80% है, और उनमें खाली जो है 15 से 16% लोगों को डर दिखाया जाए। शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग कौन, किस तरीके के लोग बैठे हुए हैं? अगर मैं आपसे कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर जो सत्ता में लोग बैठे हुए होते हैं, अगर उनके ही बयान ऐसे होंगे कि कटोगे बटोगे नहीं तो कटोगे, 80 और 20 की बात करेंगे, भड़काओ बयानबाजी, मेरे पास पुराने वीडियो इतने पड़े हुए, अगर मैं चलाना चाहूं तो आपका चैनल मुझे इजाजत नहीं देगा वो वीडियो चलाने। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप कोई परमिशन देगा नहीं। और मेरे पास ऐसे ऐसे स्टेटमेंट रखे हुए, ऐसे ऐसे लोगों के, चीफ मिनिस्टर, सोचिए आसाम के चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, वो भाषा प्रयोग करते हैं अपने ही प्रदेश के लोगों के लिए, अपने ही देश के लोगों के लिए, कि हाँ मैं पक्षपात करता हूं। ये भाषाएं हमने सुनी हुई हैं, वो किसने प्लान करी? और खुद ऐसी जगहों पे जाना, खुद ऐसी जगहों में भीड़ को ला करके नारे ऐसे लगवाना, तमाम चीजें।
हमने देखा नहीं क्या कहा था यही। सैयद अब जी मैं आपका आपको इस बता पे अब दूं, क्या स्टैंड है? आपको ये प्री प्लान लग रहा है क्योंकि पत्थर एकदम से तो नहीं आ गए? मैडम पूरा पूरा अगर जांच होगी तो उसमें सच्चाई निकल के आएगी, कौन लोग थे, क्या थे और किस तरीके से चीजें करी गई। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले मुझे आशंका थी कि इस तरीके की घटनाएं होंगी। चुनाव से पहले जब भी ऐसी आती हैं, पहले बयान आते हैं, ये पूरा प्रायोजित है। पहले कोई नेता बयान देगा, फिर उसके बाद कोई जुलूस निकलेगा, जुलूस के अंदर वो नारे, वो गाने, वो डीजे बजाए लेकिन जाएंगे। सैयद जी डीजे अगर बजाने के आप बाद लोग जिस चढ़ तरह से जाएंगे, जो बात फिर कह रहे हैं उसके उससे बाद तो जो मौजूदा पत्थरबाजी होगी, सरकार है उसको दंगा होगा। नुकसान नहीं है मैं सैयद जी, पिछले कि आपको लॉ आप एंड एक ऑर्डर को आंकड़ा घेरा निकालें। जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मैडम सुन लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल पूछना चाहिए। आप देख लीजिए हिंदू मुसलमान करके किसका वोट शेयर बढ़ता है और किसको राजनीतिक फायदा होता है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको हिंदू मुसलमान करके जिसकी राजनीतिक रोटियां सिकती हैं, कौन सत्ता में आता है, वो जग जाहिर है, ढकी छुपी बात नहीं है। या ना इतनी लीपापोती, इतना सरकार को कवर फायर दिया जाता है। मुझे तो हैरत ये होती है क्योंकि लोगों को डर होता है कि अगर सरकार से सवाल करेंगे तो चैनल भी बंद हो सकता है, लोगों की नौकरी भी जा सकती है। फोटो लगा करके अगर पूछा जाएगा भाई कैसे 10 साल का कार्यकाल होने जा रहा है, 2 बार का कार्यकाल होने जा रहा है, पूर्ण तरीके से पूर्ण सरकार है, उसके बावजूद भी हिंदुओं के ऊपर इस तरीके का अत्याचार हो रहा है। बड़ा हिंदू हितैषी कहते हैं कई जगह पर। और कौन सा चीफ मिनिस्टर मुसलमान है, चलिए बताइए मुझे। किस प्रदेशों के नाम लिए, उनके चीफ मिनिस्टर मुसलमान कितने हैं, या प्रशासन में लोग कितने हैं? मैक्सिमम लोग बैठे हुए हैं और उसके बाद ये घटनाएं हो रही, और उसके बाद कसूरवार कौन है? ठीक है रावत जी, फाइनल कमेंट में आपसे जाना चाहूंगी। तो सर कुल मिलाकर क्रक्स इस बात का ये है, समरी ये है कि किसी भी हिंदू आयोजन से पहले अगर कोई हिंदू अपना आयोजन करना चाहता है, कोई कार्यक्रम करना चाहता है, शोभा यात्रा करना चाहता है, तो बिना सिक्योरिटी के तो वो भूल जाए क्योंकि उस पर पत्थरबाजी होगी। ये कहाँ बोला मैंने? फिर देखिए आपने, फिर आपने पलक वही हरकत करी, आपने फिर वही हरकत करी, आपने फिर आपने वही जाते जाते। सैयद जी आपसे बहुत पेशेंस से सर सुन रही हूँ मैं आपको, बीच में मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, आपका पूरा पक्ष सुना, रावत जी का भी पूरा पक्ष सुना। नहीं सर, नहीं सर, आपने अपनी बात रखी पूरे सम्मान के साथ। सर मैंने आपकी बात सुनी, एक बार भी मैंने आपको नहीं टोका। आपका ओपिनियन आपका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन मेरा ओपिनियन है। नहीं ओपिनियन नहीं होगा आपका ना। रावत जी फाइनल कमेंट, ओपिनियन नहीं, रावत जी फाइनल कमेंट, ओपिनियन यहाँ 2 लोग देंगे। बोलिए रावत जी बोलिए। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, वहां से कोई भी इस प्रकार की शोभा यात्रा निकालना आज तक के इतिहास में सही सलामत हुआ नहीं है। कारण यह है कि इनको इतनी कट्टरता सिखाई जाती है जब मदरसों के अंदर कि भाई अगर आपको आपके कानों के अंदर घंटा घड़ियाल कोई भजन पड़ जाता है काफिरों का तो उन पर पथराव करो। जब रट रट के इनको सिखाया जाएगा, झूठ बोला गया, झूठ बोल रहे हैं आप, वही होता है। आप ये कहीं नहीं लिखा हुआ, इनके कहीं नहीं लिखा हुआ। कभी यात्राओं पे, कभी इनके कभी जमात के ऊपर, या इनके कहीं जब निकलते हैं कोई शोभा यात्रा तो उन पर कभी पत्थर फेंका किसी हिंदू ने? नहीं किया आज तक, क्योंकि हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। इनकी कट्टरता इनके दिमाग में घुसाई जाती है और ये हर शहर की बात है। उत्तर प्रदेश का बिहार हो, जहां पर भी मुसलमान क्षेत्र का मोहल्ला है, वहां से आप निकल ही नहीं सकते, निकलोगे तो हाई सिक्योरिटी चाहिए। नहीं तो डीजे में गाने जो बज रहे हैं वो कौन बजा रहा है? वो सनातन। अरे सैयद जी आपको डीजे में इतना वो लग रहा है आपत्तिजनक, पत्थर फेंके जा रहे हैं उस पर आपको कुछ नहीं, एक हिंदू की हत्या कर दी, आपको उस पर कुछ गलत नहीं लग रहा।